आप सब अपने घर में एकदम मस्त हो गए, बढ़िया हो गए। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी का नया चैप्टर लेकर मैं फिर से आप सबके सामने आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी लेसन 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानक प्रमाण, ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाली हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनके यूज़ क्या हैं। और अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको जानना चाहिए। अगर आप 11th के स्टूडेंट्स नहीं हैं, किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी डीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं किए हुए, बिना वेस्ट किए हुए मैं बिल्कुल अपने टॉपिक पे आती हूँ और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या था कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, जितनी भी संस्थाएं हुआ करती थी, तो सबका जो ईयर के एंड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब फाइनल अकाउंट वगैरह बना लेते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसका कोई एक किसी भी एक्ट में ये उसके बारे में कोई ऐसा वर्णन नहीं था, उसके एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाए। यहाँ तक कि जो कंपनी एक्ट 1956 है, उसमें भी नहीं बताया गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए किस ढंग से हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। फिर उसमें दिक्कत क्या आती थी कि हर संस्था अपने अपने हिसाब से वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करती थी। तो अगर इस ईयर हमने किसी और मेथड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, नेक्स्ट ईयर क्योंकि कोई वैसा सिस्टम था ही नहीं, कोई एक रूल रेगुलेशन उसके लिए था नहीं, नेक्स्ट ईयर किसी और से बनाया, तो क्या होता था कि एक यूनिफॉर्म में नहीं होते थे। एवरी ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो अलग अलग यूनिफॉर्म में होते थे, तो उससे जब उनको मैच किया जाता था तो दोनों में डिसमैच हो जाते थे, क्योंकि उसके कुछ रूल रेगुलेशंस उस तरह के नहीं थे, कोई स्टैंडर्ड नहीं था उसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या नहीं थे। फिर काफ़ी टाइम के बाद तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया और इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाए गए, एक ऐसे रूल्स बनाए गए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो वो किस ढंग से बनाएगी, उसके लिए रूल्स लाए गए, उसके लिए एक्ट लाए गए। क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता भी क्या है ये समझिए। पहले जो बिज़नेस था वो उसका लेवल थोड़ा सा स्मॉल था, छोटे स्तर पे बिज़नेस था। बिज़नेस जो हम लोग करते थे एक एरिया में करते थे, एक नेशनल के अंदर, नेशन के अंदर करते थे। लेकिन जैसे जैसे स्लोली बिज़नेस का ग्लोबलाइजेशन होता गया तो हमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड पड़ने लगी, जिसमें कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाए उन सब में बिल्कुल एक यूनिफॉर्म में हो, वो उसमें एक रूपता हो, वो इस ईयर का या कभी भी उनको बनाया जाए तो उनमें बिल्कुल एक ही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लाइटली मैंने बता दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और इनकी क्या नीड है। तो अब मैं इसके डेफिनेशन पे आती हूँ। देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि लेखांकन माप का प्रमाप का आशय। लेखांकन प्रमाप भी इनको कहते हैं हिंदी में, और मानक भी कहा जाता है। लेखांकन मानक प्रमाप कहिए या लेखांकन प्रमाप कहिए, दोनों सेम ही थिंग है। यहाँ पे मैंने कोहलर की डेफिनेशन ली हुई है, उसी को इंग्लिश में भी और हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे हम लोग गैप के बारे में भी समझेंगे कि ये GAP गैप क्या है। देखिए कोहलर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कोहलर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मोड ऑफ कंडक्ट imposed by custom of law and professional body for the benefit of public accounts and general accounting। यानी कि लेखांकन प्रमाप व्यवहार का एक ऐसा माध्यम है जो पेशेवर संस्थाएं, जो प्रोफेशनिस्ट है, उनके लिए परंपराओं
और कानून द्वारा पब्लिक लेखापालकों तथा सामान्य लेखापालकों पे लागू किया जाता है। यानी कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेखांकन प्रमाप है, इनमें ये एक माध्यम है जिसके अकॉर्डिंग जो लेखांकन के जो लेखाकार है, जो अकाउंटेंट हैं, उनको किस नियम के अकॉर्डिंग, किस लॉ के अकॉर्डिंग उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाना है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और काफ़ी टाइम तक, जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि कंपनी एक्ट 1956 में भी कुछ ऐसे प्रावधान नहीं थे, कुछ ऐसा रूल नहीं था जिसके अकॉर्डिंग की एक यूनिफॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाए। तो काफ़ी टाइम के बाद फिर एक लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग मानकों को संशोधित सामान्य स्वीकृति लेखांकन सिद्धांत, लेखांकन मानकों को संशोधित सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जिसे बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको GAAP भी कहा जाता है। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के ऐसे सिद्धांत हैं जनरल एक्सेप्टेड, जिसको कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, चाहे वो इंडिया में हो या किसी अदर कंट्री में हो। भी मैंने बात करी ग्लोबलाइजेशन की, यानी कि वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो एक ऐसा स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग का भी एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसको कि सामान्य स्वीकृति मिले, यानी कि जनरल एक्सेप्टेंस उसको मिले। इसके लिए एक रूल आया जिसको हम लोग कहते हैं GAAP, गैप। तो स्टूडेंट्स, गैप क्या है और इसमें और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, किसी नेशन के अंदर ये जनरल एक्सेप्टेंस क्या हो सकती हैं, और टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अभी मैं जल्दी से उनको भी आपको बताती हूँ। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं अभी करंट टाइम में वो टोटल 32 हैं, लेकिन उनमें थोड़ा और संशोधन किया गया और 32 से उनकी संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं 32, वो कौन कौन से हैं और किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसके बारे में बताया गया है, वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग के 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ये कब से अप्लाई हुए और कब ये नहीं अप्लाई हुआ करते थे। तो स्टार्टिंग में इंडिया में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि लेखांकन प्रमापों, ये इनको बिजनेसमैन जो होते थे, जो यहाँ के लेखापालक होते थे यानी कि अकाउंटेंट होते थे, इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे। कोई करता था, कोई नहीं करता था। तो इसमें क्या होता था कि जो ऑडिटर्स होते थे वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनके बारे में उसको एक्सप्लेन नहीं करते थे, वो आवश्यक नहीं समझा जाता था। तो फिर ऐसे में एक नियम की आवश्यकता थी कि हर कोई इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, जिसके हिसाब से जो हमारा अकाउंटिंग हो एक यूनिफॉर्म में हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो पहल की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, इसने एक पहल की, इसने एक इसको रिकमेंड किया कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग सबको इसका सभी जो भी अकाउंटेंट हैं, जो भी लेखापालक है, उसको इसके नियमों को फॉलो किया जाना चाहिए। और उसने क्या किया, जो कंपनी एक्ट 1999 था, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया और उसके बाद से फिर 1 अप्रैल 2011 में जो इंडिया में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए और इनको फिर अप्लाई किया जाने लगा। उसने जो एक रूल बना दिया इस इंस्टीट्यूट ने कि सभी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ये सबके लिए, जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के लिए इसको कंपल्सरी कर दिया, इसको मस्ट कर दिया। तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यानी कि लेखांकन प्रमाप में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, खासकर 11th क्लास के स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने आगे के न्यूमेरिक चैप्टर्स नहीं पढ़ा है, अभी आपका सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको
समझ में नहीं आया कि ये क्या है, वो जैसे जैसे आप लोग आगे के चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे अप्लाई होने थे। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। AS1 लिखा है। AS का क्या मतलब है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, यानी कि ये जो 1 अप्रैल 2011 से 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में जो अप्लाई हुए हैं उनमें पहला क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी लेखांकन नीतियों का प्रगटीकरण। यानी अकाउंटिंग करने के लिए जो जो पॉलिसीज अप्लाई की जाएंगी उसके बारे में बताया गया, उसमें किस रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में, उसके लिए जो रूल्स हैं वो हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में बताया गया है, इसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में बताया गया है कंसाइनमेंट ऑफ इवेंट्स एक्यूरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। जब ईयर के एंड में बैलेंस शीट बन जाता है उसके बाद हमें कुछ पता चलता है, अरे ये एंट्री छूट गई या ये चीज़ छूट गया या कोई घटना उसके बाद घटित होती है, तो उसके बारे में उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में बताया गया है कि जो ईयर के एंड में आप लोग बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें जब हम लोग नेट प्रॉफिट नेट लॉस का कैलकुलेशन करते हैं तो पीएल अकाउंट बनाने के बाद या पीएल अकाउंट बनाने से पहले अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में रूल्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बताता है कि डेप्रिशिएशन अकाउंट यानी कि मूल्यह्रास का लेखांकन कैसे किया जाएगा। किसी प्रॉपर्टी के उसमें किसी प्रॉपर्टी के वैल्यू में जो डेप्रिशिएशन होता है, जो उसके मूल्य में गिरावट आती है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। जैसे आपके बिजनेस में मान लीजिए कि अभी आपने 10 ट्रक खरीदा है, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 4 ईयर, एवरी ईयर आज जिस प्राइस में आपने उसको परचेस किया है उसमें क्या होगा, हर साल उसका मूल्य क्या होगा, उसका प्राइस डिक्रीज होता जाता है। अगर आपने एक साल भी यूज़ कर लिया है तो हाफ रेट में या 1/3 में ऐसे रेट में वो सेल होता है ना, यानी उसके मूल्य में क्या होती है, गिरावट होती है। तो उसका किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो असेट्स हैं उनमें अगर डेप्रिशिएशन हो रहा है तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में बताया गया है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जो निर्माण अनुबंध होते हैं, जो ठेके वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके बारे में बताया गया है। बहुत सारे बिजनेस बहुत सारी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है, उससे रिलेटेड इसमें रूल्स बताए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में बताया गया है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी शोध तथा विकास का लेखांकन कैसे किया जाएगा। अगर कोई कंपनी रिसर्च के ऊपर या अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करती है या उसके लिए जो कार्य करती है तो उसका वैल्यूएशन या उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, वो उसके लिए जो रूल्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताता है इनकम रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि कैसे हम कहेंगे कि ये आय है, ये हमारी इनकम हो रही है। देखिए कई बार रिसिप्ट है या ये इनकम है, इसको कैसे क्लियर किया जाएगा, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बताया गया है अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स, यानी कि स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के संदर्भ में बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, उसके बारे में बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में बताया गया है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आप किसी बिजनेस में जो आप इन्वेस्ट करते हो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में अकाउंटिंग फॉर एमिग्रेशन, यानी कि एकीकरण का लेखांकन के बारे में बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय के रिटायरमेंट
कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कैसे शो किया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में बोरोइंग कॉस्ट, उधार अगर हम कोई लेते हैं तो उसका क्या कॉस्ट आएगा बिजनेस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में सेगमेंट रिपोर्टिंग बताया गया है, यानी कि खंड विभागीय प्रतिवेदन के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में डिस्क्लोज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड कंपनी, किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने के बारे में बताया गया है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में अकाउंटिंग फॉर लीज, जो लीज पर हम लोग लैंड प्रॉपर्टी लीज पर लेते हैं उससे रिलेटेड कैसे उसका अकाउंटिंग किया जाएगा, उससे रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में अर्निंग पर शेयर आपकी अर्निंग से रिलेटेड है ये, इसमें कैसे शेयर से जो अर्निंग हो रही है उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में एक्सप्लेन किया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में कौन सी रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि मिश्रित वित्तीय विवरण के बारे में इसमें बताया गया है। अभी 32 टोटल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम्स के बारे में बताया गया है, इसके लिए क्या इसके रूल रेगुलेशंस हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपको लग रहा हो क्या ये मैम इतना सारा बता रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट ये आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में आप समझोगे, इनकी क्या वैल्यू है। और हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन को इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना ही पड़ता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में बताया गया है डिसकनेक्टिंग ऑपरेशंस, बंद हुई क्रियाओं के बारे में। बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम ऐसे थे जो पहले होते थे लेकिन अब नहीं हो रहे हैं, तो उनका अकाउंटिंग अगर उससे रिलेटेड कुछ कोई असेट्स है, कोई लायबिलिटीज़ है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, उसके लिए जो रूल रेगुलेशंस है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में उसमें बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 बताता है इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन सूचना के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट्स के बारे में, अमूर्त संपत्तियों के बारे में बताया जाता है, यानी कि ऐसे असेट्स जो होते तो हैं बट दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि किसी की गुडविल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 बताता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर्स का फाइनेंशियल रिपोर्ट, जॉइंट वेंचर्स से जो इंटरेस्ट मिलता है उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में असेट्स इम्पेयरमेंट के बारे में, यानी संपत्ति के मूल्य के बारे में, या जो संपत्तियां हैं उनका मूल्य, उनका जो कॉस्ट है, उसका वैल्यूएशन है वो कैसे किया जाएगा, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशंस बताए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बताता है कि प्रोविजंस ऑफ कंसाइनमेंट लायबिलिटीज ऑन कॉन्टिंजेंट असेट्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 बताता है 30, 31 और 32 ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहे जाते हैं। ये तीनों ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, 30 भी, 31 भी और 32 भी। 30 में रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, यानी कि उसका प्रस्तुतिकरण कैसे है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 और ये जो कि 32 ही है, लास्ट है, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोज उसको कैसे किया जाएगा, उसका प्रकटीकरण कैसे किया जाएगा, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशंस हैं। लेकिन अभी मैंने जो आपको बताया 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताए, बट अभी करंट टाइम में इनमें थोड़ी और चेंजेस करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो नंबर है 32 से इनको थोड़ा सा बढ़ाकर 35 कर दिया गया है। ये जो मैंने बताया ये भारत में लेखांकन प्रमाप का अनुपालन जो होता है, यानी कि इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में बताया। तो आई थिंक स्टूडेंट्स कि आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न करने में, याद करने में इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करो ताकि दूसरे
जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।